नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो पहला टॉपिक किससे जुड़ा है? समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण से। तो समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, NBDSA ने कुछ समाचार चैनलों से क्या करा है, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों से भी कुछ कंटेंट हटाने को कहा है, क्योंकि उन्होंने विशिष्ट दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया था। तो NBDSA क्या चीज़ है? तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन, यानी NBDA द्वारा स्थापित क्या है ये? स्वतंत्र निकाय जो निजी टेलीविजन, समाचार, करंट अफेयर्स, डिजिटल ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। और यह खुद को क्या कहता है? भारत में समाचार का, करंट अफेयर्स का और डिजिटल ब्रॉडकास्टर की सामूहिक आवाज़ के रूप में वर्णित करता है। यह पूरी तरह से इसके सदस्यों द्वारा ही वित्त पोषित है, यानी इसे बाहर से पैसा नहीं मिलता। इसके उद्देश्य अपने सभी सदस्यों के अनुचित और अनैतिक व्यवहार को रोकना होता, टेलीविजन समाचार प्रसारकों, डिजिटल समाचार मीडिया और उनको बदनाम होने से बचाना होता है। दूसरा टॉपिक किससे जुड़ा है? शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी जो मंत्रालय है, तो उसने कुछ नियम बनाए थे, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021। इसके तहत क्या होता है कि अगर आपके इंटरनेट पर कोई सामग्री है और आप उसे हटाना चाहते हैं, मतलब आपसे जुड़ी हुई है और आपकी मर्जी के बिना वो अपलोडेड है, तो आप जो है इनको कह सकते हैं। तो इनने क्या बनाया है? शिकायत अपीलीय समिति पोर्टल। तो 3 समितियां बनाई हैं जनवरी 2023 में। केंद्र सरकार ने 3 ग्रीवेंस अपीलेट कमेटी के गठन को अधिसूचित किया, जो सोशल मीडिया को और इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्मों के खिलाफ उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान करेगी। फिर इसमें यह भी देखता है सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम बनाए गए हैं मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया नीतिगत संहिता के तहत वर्ष 2022 में से संशोधित किया गया कानून को, ताकि सोशल मीडिया कंपनियों को संविधान के तहत अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा नागरिकों को दिए गए सभी अधिकारों का सम्मान करना अनिवार्य बनाया जाए। यानी आपको लगता है कि आपके खिलाफ या आपकी जो है कोई वीडियो है या कोई फोटो है उसको सोशल मीडिया पर दुरुपयोग किया है, तो अब आप यहाँ पर इन समितियों को अपील कर सकते हैं। विश्व गैर सरकारी संगठन। तो गैर सरकारी संगठन होते क्या हैं? तो ये नीचे है, गैर लाभकारी संगठन है जो लोगों, जानवरों और समुदायों को प्रभावित करने वाली कई मानवीय मामलों के समाधान का समर्थन करते हैं। ये संगठन स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी समेत विविध क्षेत्रों में सहायता भी प्रदान करते हैं। तो क्या होता है कि विश्व प्रतिवर्ष मनाया जाता है 27 फरवरी को विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डे होता है। इस वर्ष जो है महाद्वीपों में 6 महाद्वीपों के 89 से अधिक देशों द्वारा ये मनाया गया। फिर इसकी थीम है मानव अधिकारों को आगे बढ़ाने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकारी संगठनों की भूमिका और प्रभाव। 17 अप्रैल 2010 को 9वां बाल्टिक सागर NGO फोरम हुआ था। तो वहाँ 12 देशों ने, यानी 12 सदस्य थे, उन्होंने बैठ के इसको आधिकारिक दर्जा दिया। 2012 फोरम के अंतिम वक्तव्य के तहत इसे मान्यता दी गई। वक्तव्य जो था संकल्प था वो। फिर इसे मान्यता तो 2010 में दे दी गई, लेकिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में विश्व NGO दिवस मनाया था। फिर सियांगुनिंग महोत्सव कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के बोलेंग में मनाया जाता है। आदि समुदाय का महत्वपूर्ण त्यौहार है। आदि मतलब जनजाति जो होती हैं, अनुसूचित जनजाति। किसने जो शुरू करा? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री ने। उन्हीं का त्यौहार खेती के मौसम का, आदि समुदाय के नए साल की शुरुआत, बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ समुदाय के बीच बंधन को मजबूत करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति ये माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में चीन से आई थी। ये तिब्बती बर्मी भाषा बोलने वाली आबादी है और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग और निचली दिबांग घाटी जिलों में रहते हैं। ये लोग जो है क्या कहते हैं, बेंत और बांस की वस्तुएं बनाने में विशेषज्ञ होते हैं। सोलंग भी एक त्यौहार है जो कि कटाई का त्यौहार है। यहाँ जानवरों की बलि दी जाती है और अनुष्ठान किए जाते हैं। फिर एक और त्यौहार है अरन। ये एक शिकार त्यौहार है जहाँ परिवार के सभी पुरुष सदस्य हेतु नहीं, पुरुष जो है सदस्य शिकार हेतु जाते हैं। आदि जनजातियों के प्रमुख त्योहारों में से दोनों भी इंपॉर्टेंट है, सोलंग, अरन और सियांगुनिंग। तो ये तीनों आप कहाँ से जोड़ेंगे? अरुणाचल प्रदेश से। फिर है अदृश्य मेंटल परतें। तो अभी 2 नए अध्ययन हुए हैं, वहाँ पे ये पता चला है कि मेंटल यानी पृथ्वी की ऊपरी परपटी, भूपरपटी और आंतरिक क्रोड के बीच में ठोस चट्टानें मिली हैं। तो पहली परत पर ऊपरी मेंटल में एक शांता जोन है जो लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। और इसे कैसे पहचाना गया था? भूकंप के द्वारा, जो 2018 में फिजी में जो 8 तीव्रता का भूकंप आया। दूसरी परत है वो आंशिक रूप से पिघली हुई है, जो कि 90 से 150 किलोमीटर तक फैली हुई है और टेक्टोनिक प्लेटों के नीचे स्थित है। भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से इस परत की खोज हुई, जो कि अधिक तापमान की ओर इशारा करती है।
फिर पृथ्वी की मेंटल परत क्या होती है, परिचय क्या है, मेंटल ठोस परत है जो कि इसकी मोटाई है 2900 किलोमीटर में है और मील में है ये 1800। और ये क्या है कि ये भूपर्पटी के निचले भाग से लेकर क्रोड के ऊपरी भाग तक विस्तृत है। मेंटल जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग की सबसे बड़ी परत है मेंटल। इसमें आयतन कितना है पृथ्वी का 84% और द्रव्यमान है 68%। किससे संरचना किससे बनी है मेंटल की, लौह से और मैग्नीशियम से और सिलिकेट चट्टानों से निर्मित है। ये दो हिस्सों में विभाजित है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल में। महत्व क्या है, मेंटल पृथ्वी की संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों है, क्योंकि भूगर्भिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो ग्रह की सतह को भी आकार देता है। और जैसे कि प्लेट विवर्तन की और ज्वालामुखीय गतिविधियाँ। मेंटल का चिपचिपा गुण क्या करता है, संवहन को नियंत्रित करता है, यानी कि थोड़ी सी लिक्विड भी होती है तो उस पर प्लेटें चलती रहती हैं। क्रोड द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है मेंटल के माध्यम से ही स्थानांतरित होती है और विवर्तनिक प्लेटों को गति प्रदान करती है। ये है पूरी की पूरी संरचना पृथ्वी की कि किस तरीके से। तो लिथोस्फीयर होता है ऊपर का 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक। तो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी में क्या वो होती है, बीच की परत वो होती है कॉनराड। और फिर मेंटल और उसके ऊपर भूपर्पटी के बीच में कौन सी परत है, मोहो। फिर अपर मेंटल ये है और फिर यह लोअर मेंटल भी है। फिर इनके बीच में मेंटल और क्रोड के बीच में है गुटनबर्ग वो जो परत बनाई पाई जाती है। फिर लेहमैन भी है। फिर इनर वो क्रोड भी होता है। तो ये थे आज के टॉपिक। आप सभी का धन्यवाद।